कापी को ऐसे रख लीजिए, तब बनाइएगा, पूरे बनेगा बड़ा है। अब मान लीजिए कोई अपलैंड है, ठीक, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ये उत्थान हो रहा है पर्वत में, तो इससे हमारे नदी का उद्गम हुआ। ये जो हमारी स्टेज है वो यूथ स्टेज है। या यंग स्टेज, ये सब तरुण अवस्था है। अब देखिए नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम उसका हो गया, छोटी छोटी इनके साथ जो नदियां अगल बगल से भी निकलती रहती है उनको रिल्स और गली कहते हैं। मान लीजिए छोटी छोटी ये रिल्स हो गई, ये बड़ी बड़ी मिलके छोटी छोटी रिल्स मिलके गली हो जाती है, ये रिल्स है और ये गली। कुछ इसके साथ जो है इसकी सहायक नदियां भी हैं। ये इसके साथ इसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज। इस समय देखिए नदियों का वेग जो होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप सोचिए कि एकदम ढाल, खड़े ढाल से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसके अंदर रिवर कैप्चर, नदी को जो है अधिग्रहण करने की, रिवर कैप्चर की भी क्षमता होती है। अब मान लीजिए कि कोई नदी ऐसे जा रही है, अभी हम आपको अलग से ही बता देंगे रिवर कैप्चर क्या होता है। अभी कोई नदी ऐसे जा रही सीधे, लेकिन इसके द्वारा हेडवर्ड इरोजन के द्वारा ये नदी का इनअप हो, इसको इसने कैप्चर किया। अभी हम बता देंगे अलग से कि नदियों का अधिग्रहण कैसे। अभी नदी मान लीजिए इधर जा रही है, लेकिन इसके द्वारा इसका अभी रूट ऐसे था, लेकिन अब कैसे हो गया, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो नदी का अधिग्रहण। अब ये देखिए चल रही है, अब इसमें लंबवत अपवर्तन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो सबसे पहले ये वी शेप वैली बनाती है। छोटा बनाएंगे तो फिर वहाँ पूरे क्योंकि नदी की लंबवत अपवर्तन करने की क्षमता अधिक होती है, तो वो क्या करती है, वी शेप्ड वैली बनाती है। वी आकार की घाटी बनाती है। इसको आप जानना समझ में आप पूछ भी नहीं किया, वी शेप्ड वैली बनाती है। आगे चल के फिर इसकी जो ये वी शेप आकार है वो यू शेप में बदलने लगता है, यानी कि एक तरीके से उसकी जो ढाल है वो एकदम खड़े ढाल हो जाते हैं और जो उसकी बॉटम है वो चौड़ा हो जाता है, जिससे गाढ़ या कन्यान बनते हैं।
ये इस तरीके से बता रहे हैं कि जब नदियां बहती हैं, बहते हुए जल के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। एक गार या खंड है। क्या कह रहे? हाँ, जब इंडिया के कोर्स से पढ़ाया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अलग सिलेबस, फिर जो वो पढ़ाएंगे उसी की बातें करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि नदियों के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं जब नदी चलती वहां से पर्वतीय क्षेत्रों से। अब ये चलिए यहाँ से, तो ये चूंकि हमने बताया कि यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। और इसका जो शेप होता है वैली का, घाटी का, वो कान्विक शेप होता है, उत्तर ढाल होता है, कान्विक शेप। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और मिनिमम एंट्रोपी होती है, यानी कि डिस्टर्बेंस कम होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्टेज में, नदी के किस स्टेज में अधिकतम गतिज ऊर्जा और न्यूनतम जो है एंट्रोपी होती है। तो इस समय गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और एंट्रोपी सबसे कम होती है। एंट्रोपी मींस डिस्टर्बेंस। जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा वो समझ रहे होंगे एंट्रोपी। फिलहाल आप ये समझिए कि इस समय इसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिससे इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी भी अधिक होती है। इसे मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, अधिकतम परिवहन क्षमता हो। अब देखिए, जब ये एकदम खड़े ढाल, सीधे ढाल से एक भारी मात्रा में जल नीचे आता है तो उससे हमारा क्या होता है? वाटरफॉल बनता है, जल प्रवाह। ये वाटरफॉल। जब अधिक ऊंचाई से, लगभग खड़े ढाल से अधिक मात्रा में, यानी कि काफी मात्रा में जल नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं, जल प्रवाह। अभी जब नीचे गिरता है तो वास्तव में क्या होता है? नीचे गड्ढे होने लगते हैं, जिससे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? छोटे छोटे जो गड्ढे होने लगते हैं, पार्ट होल्स। हाँ, छोटे छोटे जो होते हैं उनको पार्ट होल्स, वही जो बड़े हो जाते हैं उसको प्लंग पूल बोलते हैं। यही पे घाटी के छोटे छोटे गड्ढे होने लगते हैं। या इसको ये इस पार्ट होल्स मिलकर बड़ा कर लेते हैं, जिसको प्लंग पूल। जैसे अभी हमने बताया कि जब बरसात का पानी एकदम नीचे गिरता है तो गड्ढे हो जाते हैं, तो उसी तरीके से जल प्रपात, जब वाटरफॉल यानी बहुत अधिक मात्रा में जल गिरता है नीचे तो गड्ढे होने लगते हैं। अब यही आगे चलकर जब इसका वेग थोड़ा वाटरफॉल का कम हो जाता है तो उससे काइट ट्रैक्स बनते हैं, सीढ़ी नुमाई बनते हैं। और जब इसका थोड़ा सा वेग कम हो जाता है तो इस तरीके से दिखाई देता है, जिसको रैपिड्स कहते हैं। ये क्रिया जो है इनकी यंग स्टेज में होती है, यानी कि जब ये पर्वतीय भागों में रहते हैं।
पूरा तो इसमें आ नहीं पाएगा, तो हम आपको यहाँ मैच्योर स्टेज से फिर से बता रहे हैं, जब नदियाँ जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। मैच्योर स्टेज, प्रौढ़ावस्था। इसको बना दीजिए। अब देखिए जब नदियां आगे बढ़ती हैं, आगे धीरे धीरे लंबवत भी करती है और अपनी घाटी को चौड़ा भी करने लगती है, लैटरल इरोजन भी करने लगती है। आप ये जैसे नीचे आती है मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसका जो पाद क्षेत्र, फूट जोन जो है, वहां पर ये अवसादों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिनसे हमारे एल्गल फ्लाइंस बनते हैं, जलोढ़ पंख बनते हैं। ये ऐसे ऐसे इकट्ठा करने लगेंगे, इनको जलोढ़ पंख या एल्गल फ्लाइन, और ये आपस में जब मिलकर बड़े बना लेते हैं तो इनको एल्गल कोएन, कोन, जलोढ़ पंख और जलोढ़ संख। ऐसा कहाँ होता है? एट द फुट जोन होता है हिल का, उसमें होता है एट द हिल फुट जोन। पर्वतों का जो पादी क्षेत्र होता है, पर्वत पादी क्षेत्र, अभी देखिए डिपोजिशन की वजह से है, निक्षेपण की वजह से। अब जब और आगे बढ़ती है तो इनका जो है ये फल खाते हुए चलती है। जैसे बिहार वगैरह में देखिए कोसी में बनता है, हाँ, तो ये इसको कहते हैं मियांडर। मियांडर अभी सीधे नहीं जा रहे हैं, ये बल खाते हुए चल रहे हैं, मियांडर के शेप में चल रहे हैं, मियांडर बना रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जल आ जाता है यहां तक और इस जल के द्वारा झील बन जाती है। मतलब ये जल तो आ गए यहाँ पर, लेकिन नदी फिर उधर चली जाती है, नदी की दिशा इधर ऊपर की ओर हो गई, तो ये जल इसी जगह छूट जाता है, तो इससे एक झील बन जाती है, जिसका आकार जो अगर आप घोड़े के खुर को देखेंगे तो उस तरीके से होता है। तो इसको ऑक्स बो लेक या छाड़न झील कहते हैं। ऑक्स बो लेक या छाड़न झील। हाँ, गोकुल, बिंदी गोकुल, गो के कुल के समान है। छाड़न झील तो इसलिए कहते हैं कि इसको छोड़कर नदी आगे बढ़ जाती है, तो इसको छाड़न झील भी कहते हैं और गोखुर झील कहते हैं, क्योंकि उसका आकार खुर के समान होता है। अब देखिए जब नदियों में कभी भी बाढ़ आ जाती है तो वो अपने साथ जो अवसाद ले जाते हैं वो उनको काफी ऊंचाई तक
जमा कर देते हैं, तो उसको नेचुरल लेवीज या प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे जाके जमा कर दोनों का, प्राकृतिक तटबंध। फिर कभी कभी इसी से फ्लड प्लेन भी बनते हैं, बाढ़ के मैदान या एक्सटेंसिव प्लेन बनते हैं। जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं वो क्या है, सब बाढ़ का मैदान ही एक्सटेंसिव प्लेन है। कभी नदियों के द्वारा यहाँ पर लाया गया अवसाद, जो हमारे यमुना नदी है और यमुना की जो सहायक केन, इनके द्वारा जो अवसाद लाकर यहाँ पर जमा किया गया, उसी से इस मैदान का निर्माण हुआ है, एक्सटेंसिव प्लेन। या जैसे गंगा और यमुना, अगर फतेहपुर को देखें तो गंगा और यमुना के बीच में द्वार में, तो गंगा और यमुना दोनों के द्वारा, या गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो अवसादों के द्वारा अवसादों को जमा किया गया और उनसे मैदान का निर्माण हुआ। ठीक, इसीलिए ये उपजाऊ मिट्टी रहती है। जैसे देखिए फतेहपुर वगैरह में हर प्रकार की फसलें होती हैं। अगर इधर आप चले जाएं धीरे धीरे, तो यमुना के किनारा होने की वजह से धीरे धीरे जो इसकी उत्पादकता मिट्टियों की कम होने लगती है। एनुअल जो होते, चूँकि यमुना नदी के किनारे की मिट्टी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें बालू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो किनारे किनारे हैं वो आप देखिए फलों के लिए अच्छी रहती है, फलों की खेती जो मतलब साग सब्जी के लिए अच्छी रहती है। प्राकृतिक तटबंध। आगे चलकर इन्हीं में बाढ़ के मैदान, एक्सटेंसिव, विस्तृत मैदान बनते हैं। या इन्हीं को बाढ़ के मैदान में, फ्लड प्लेन। अगर आप सुनते हैं जहां पर आजकल बस्तियां हैं वहां पर कभी बाढ़ आया करती थी। अगर आप एकदम यमुना नदी के किनारे जाइए तो जहां पर आज बस्तियां हैं वहां पर क्या है, कभी बाढ़ आया करती थी। वो बाढ़ के मैदान ही जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। और फिर आगे चल के इनकी जो है इस समय जो होती है इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, साम्य अवस्था नदी। और इसमें एक तरीके से जितनी उसकी ऊर्जा है उसी हिसाब से वो वर्क भी कर रहा है, एक सामंजस्य बना रहता है दोनों में, उनकी गतिज ऊर्जा और उनके द्वारा किए गए कार्य। यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज्यादा है लेकिन उनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। अब नीचे जो है, अब जब कोल्ड स्टेज उनकी आती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी न्यूनतम हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर जो इनका शेप होता है वास्तव में जो कानिक्स रहता है, उत्तल जो इसका आकार रहता है वो एक तरीके से रेक्टिलिनियर में बदल जाता है, मतलब एक तरीके से सीधे सीधे आयताकार जैसे आपको दिखने लगता है। फिर आगे चल के ये जो कोल्ड स्टेज आती है, वृद्धावस्था। आप देखेंगे कि इनका ढाल इतना मंद हो जाता है कि ये बहुत सारी उसमें बढ़ जाती है। नदियाँ जो है, आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो आप देखिएगा कोई नदी के बीच में सूखा है, कोई नदी इधर जा रही है, बीच में सूखा है, कोई भाग इसका इधर जा रहा है, जिधर ढाल मिल जा रहा है जिसको वो छोटे छोटे भागों में हो जाती है, जिससे गुम्फित जैसा आकार बन जाता है। इसको ब्रैडेड रिवर कहते हैं, गुम्फित नदी कहते हैं। ब्रैडेड रिवर। इस समय जो है इनकी गति की ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और मैक्सिमम
एंट्रोपी होती है, डिस्टर्बेंस मैक्सिमम होता है। अब आगे चलकर ये कहां चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और क्या बनाती है, डेल्टा। इस तरीके से नदियां जाती हैं और अपना जो है बनाती है। कहीं कहीं पर आपको escarpment भी, खड़े कगार भी देखने को मिलते हैं। जो नदियों का वेग ज़्यादा होता है तो आप देखेंगे कि जैसे आप नदी ऐसे जा रही है तो जब नदी का वेग ज़्यादा हो, यानी जब बाढ़ आती है, तब ये सब किनारे किनारे को काटते हुए चली जाती है। अब जो सेप ऐसे था आपको दिख रहा है, अब वो सेप कैसे दिखेगा, अब वो सेप ऐसे दिख रहा है, खड़ा है, खड़े कगार के तरीके। जैसे अब यमुना नदी के किनारे आप जाइए, जो एक ढाल नुमा लिए रहता है, ऐसे लिए था सेप, तो वो इन सब चीजों को क्या करता है, काट देता है। जैसे ऐसे है, यहाँ पर जो इनका सेप हो जाता है वो कांटे हो जाता है। कैसे हो जाता है, अवतल जैसे हो जाता है, जैसे बॉल सेप हो जाती है, घाटी उस तरीके से हो जाती है, कांटे इस स्टेज। तो जैसे ऐसे नदी है, ये आप देखिए, तो नदी बह रही है, उसके किनारे ऐसे हैं। आप वो जब विरोजन करेंगे इनका, तो ये अंदर अंदर की चीजें क्या होती हैं, कटती जाती हैं। तो वो जो आपको ऐसे दिख रहा था वो कैसे हो गया, ऐसे हो गया। इधर तो देखिए जैसे आप ऐसे है, तो इसका जब विरोजन करती जाएगी, इसका तो ये अंदर की ओर घुसता जाएगा, तो ये ऐसे दिखने लगेंगे, खड़े जो है ढाल जैसे दिखने लगेंगे। तो इसको हम बोलते हैं escarpment, खड़े कगार। तो इस तरीके से नदियां चलती हैं और ये इस आकृतियां बनाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 3-4 दे देते हैं कि नदियों के द्वारा बनी गई इस आकृति वायु के द्वारा, तो मैच कराइए। पूछ लेते हैं इनमें से कौन जो है बहते हुए जल के द्वारा या नदी के द्वारा इस आकृति नहीं है या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। बना लीजिए आप, और जो ना समझ में आप कुछ पूछ लीजिए आप। हाँ, अभी आपको तो रिवर कैप्चर बताना है, इसको बनाना फिर बता या उधर बता। ये समझ में आया कि नहीं आपको, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको कल्पना थोड़ी सी करनी है। जब आप जहां कहीं आप नदी के किनारे गए हो तो उसकी कल्पना आपको करनी है, और अब आप जब जाइएगा तो फिर से देखिएगा, जहां पे भी जाइएगा, क्योंकि आप पूरा तो रूट तय नहीं करेंगे यंग स्टेज से ओल्ड स्टेज तक, लेकिन जहां पे भी जाइएगा जो स्थलाकृतियां मिले आपको, उनको आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। तब आपको, क्योंकि भूगोल को आप जितना व्यवहारिक बनाएंगे उतना ही आपके समझ में आएगा। जब तक आप उसको व्यवहारिक नहीं बनाएंगे और रटने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर एक बार आपने समझ लिया तो फिर आप 1-2 मिनट भी देख लेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। देखना तो फिर भी पड़ेगा, ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए याद हो गया। आपको रिवीजन हमेशा करते रहना पड़ेगा, और जो भी हम पढ़ाते हैं उसके क्वेश्चन जरूर देखिए, तभी आपकी सही मायने में पढ़ाई होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको पढ़ा दिए और आपने क्वेश्चन नहीं देखे तो फिर आपकी पढ़ाई कुछ नहीं होगी। इससे रिलेटेड जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे तभी आप हमसे पूछ भी पाएंगे। जब आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, सर जी ने बताई कि नहीं बताई, तमाम तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। और जब आप क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे तो फिर आपको क्लियर नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम क्या होते हैं, शुद्ध क्वेश्चन, उनमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है, उनका आंसर एक ही होगा अगर 4 है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया तो आप भी आपका सबका अलग है लेकिन सही भी सबका है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ लीजिए कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हैं,
जब आप क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब वो आपको क्लियर होगा, एक एक लाइन तभी क्लियर होगी। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, जो भौतिक भूगोल के सिद्धांत है उसको जरूर पढ़िए, कम से कम 5-6 बार तो पढ़ना ही है, इसके बाद तो जितने बार आप पढ़ सके। हाँ कहाँ ये रिवर कैप्चर है, नदी का जो है अधिग्रहण कैसे कर लेती है। जो बड़ी नदियाँ होती हैं जिनका जो स्लोप ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, वो जो नदियाँ जो होती हैं उनका जो ग्रेडियंट जो होता है वो जनरल होता है, यानी कि ढाल सामान्य होता है, तो वो उनका कैप्चर कर लेती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नदी का जो है अधिग्रहण किस अवस्था में किया जाता है, तो अधिग्रहण करने वाली नदी का जल का आयतन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, इसका ढाल अधिक होना चाहिए, तभी तो हम दूसरे को अधिग्रहण कर पाएंगे। अगर हम कमजोर हैं तो दूसरे का अधिग्रहण कैसे कर पाएंगे। उससे हमको हर मायने में क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि हमारा ढाल वेग तेज होना चाहिए, हमारे जल का आयतन अधिक होना चाहिए, तभी हम दूसरी नदी का अधिग्रहण कर सकते हैं। रिवर कैप्चर आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जल अधिग्रहण नदी के अधिग्रहण के लिए जो है कौन कौन सी चीजें आवश्यक है। तो अभी हम रिवर कैप्चर बता रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है कि जो इनकी सहायक नदियां हैं वो भी ग्रेडेड पोजीशन में पहुंच जाती है। ग्रेडेड पोजीशन वो होती है जहां तो ना इरोजन होता है और ना डिपोजिशन होता है, उसको हम ग्रेडेड पोजीशन कहते हैं, एकदम साम्य अवस्था कहते हैं। और हर एक नदी ठीक की प्रकृति होती है अपने आप को ग्रेडेड पोजीशन में ले जाने, चाहे जो नदी जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है जब तक वो अपनी ग्रेडेड पोजीशन को नहीं पालेगी तब तक उसका प्रवाह होता है, तब तक उसमें क्रियाएं होती रहेंगी, अपर्दन अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण। लेकिन जब वो नदी ग्रेडेड स्टेज में पहुंच जाएगी, ग्रेडेड स्टेज का मतलब है कि अब ना तो अपर्दन हो रहा है और ना ही निक्षेपण हो रहा है, ऐसी पोजीशन को हम ग्रेडेड पोजीशन कहते हैं। और हर एक नदी की प्रकृति होती है, नदी की चाह होती है अपने आप को ग्रेडेड पोजीशन में ले जाए, तो नदी की ये विशेषता है। अब अगर इनमें से आपको कोई चीजें ना समझ में आए तो मियांडर से लैटरल इरोजन से बनता है, पार्श्व अपरदन। हमने आपको बताया अभी तक कि जैसे जैसे जब प्रौढ़ावस्था में नदी पहुंचती है तो वो अपने वर्टिकल इरोजन, ये हेडवर्ड इरोजन भी करते रहते हैं, पीछे को भी काटती रहती है जब यंग स्टेज में होती है, यूथ स्टेज में, यंग स्टेज में। कुछ पूछना है इसमें? हाँ यंग स्टेज ही है, पूरा यंग स्टेज का ही है। सर ये समझा दीजिए पूरा फिर से। जी सर। हाँ देखिए यहाँ नदी ये जो अपलिफ्टमेंट हुआ है, उत्थान हो रहा है, उत्थान होने के साथ ही नदियों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, तो पहले तो अपलिफ्टमेंट धीरे धीरे होता है, ठीक, फिर अपलिफ्टमेंट तेज होने लगता है, फिर अपलिफ्टमेंट तेज होने के बाद एक समय आता है कि वो रुक जाता है और नदियों की इरोजन जो अपरदन की क्षमता है वो क्रिया बढ़ जाती है, यानी कि अब अपलिफ्टमेंट कम हो गया, अपरदन बढ़ गया। अब यहाँ से यह स्टेज यानी कि पर्वत है जैसे, तो यहाँ से नदी उत्पन्न हुई, ये नदी उत्पन्न हुई। अब यहाँ से ये तो नदी उत्पन्न हो रही है, इसके साथ साथ छोटी छोटी भी अगल बगल से नदियाँ निकल रही हैं। हाँ छोटी नदी को रील, और वही जब नदियाँ आपस में मिल जाए, जैसे ऐसे दो बगल से निकली और ये जाके आगे मिलके बड़ी नदी बन गई, तो उसको गली, तो रील और गली। अब ये मेन नदी है और ये जो मेन ढाल बह रही है, मान लीजिए ऐसे नदी निकली, ढाल बह रही, तो यहाँ से जो निकल गई, जो यहाँ से निकल गई, तो चूंकि ढाल इधर ही रहेगा इनको, तो ये आकर इसमें मिल जाती है, यानी कि इनका जो जल का आयतन है उसको और बढ़ा देती है, सहायता करती है, इसलिए इनको सहायक नदी कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ये सहायक नदियाँ हैं। अब ये यहाँ से आई, अब मान लीजिए ये नदी ऐसे बहती हुई जा रही है, अब एक नदी ये बगल से बह के जा रही थी, अब
ये एडवर्ड इरोजन के द्वारा जब ये नदी यहाँ से मिल जाती है और ये इससे मिल गई। अब आपको रिवर कैप्चर बताते हैं। ये मेन नदी है और ये इधर बह रही है। जी सर। अब ये नदी इधर बह रही है और ये नदी इधर। देखिए दो नदियां हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, ये बह रही, ये आपका जो है एक तरीके से लैंड है जहां से नदियों का उद्गम हो रहा है, ठीक। और ये नदी ऊपर से आ रही है, इनकी सहायक नदियां हैं। अब आप देखिए कि ये नदी इधर को बह रही है और ये इधर को बह रही है, लेकिन अब ये नदियों की विशेषता होती है कि हेडवर्ड इरोजन भी करती रहती है, पीछे को भी इरोजन करती रहती है। जब नदियों को तो ये इधर पीछे इरोजन कर रही है, अब ये ऐसे हो। अब चूंकि इस नदी का क्या है, वेग या आयतन ज्यादा है इस वाली नदी, तो जब हेडवर्ड इरोजन हो गया तो ये जो नदी इधर बह रही थी इधर बहने लगी, इधर बहने, इधर बहने लगी। मतलब इसको दूसरे में बना के तब ज्यादा सब। एक स्टेज तो ये है, ठीक, ये मेन रिवर है, ठीक, जिसको आप कहते हैं मास्टर ट्रांसपोर्ट रिवर, दोनों, और ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब ये हेडवर्ड इरोजन कर रही है। अब देखिए ये जो हेडवर्ड इरोजन हो रहा है तो ये जाके बीच का हिस्सा इसके कट गया। अब ये जो जब कट गया, चूंकि इधर के नदी का जल का आयतन अधिक है, वेग अधिक है, तो जो ये नदी थी इसका वेग कैसे हो गया, इधर की तरफ ऐसे हो गया। अब ये नदी का वेग ऐसे हो गया तो यहां से जो ये नदी आ रही थी, आप डबल बना लीजिए इसको, ये नदी आ रही थी तो ये अब चूंकि ये ऐसे आ रही है, अब नीचे न जाके कैसे मुड़ गई, इधर की तरफ मुड़ गई, और ये नदी यहां से क्या हो गई, अलग। यानी कि ये जो नदी नीचे की तरफ बह रही थी, इसका इस नदी ने क्या किया, अधिग्रहण कर लिया। अब ये नदी कैसे जाने लगी, ऐसे बह के इसी नदी में मिल गई, और ये नदी जो क्या हो गई आपकी, ये मिसफिट रिवर हो गया, ठीक। जिस पॉइंट से ये टर्न होती है जाके इसको हम एल्बो कहते हैं, एल्बो कहते हैं, और इस पॉइंट को जहां से एकदम टर्न लेंगे उसको WG विंड गैप कहते हैं, वायु गैप कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे गैप हो गया और ये नदी अपने आप में मिसफिट हो गई। जो ये अब इसका किसी और से ना इसकी कोई सहायक नदियां रह गई, जहाँ से ये जो उद्गम हो रहा था उसका ना उससे कोई इसका संपर्क रह गया, ये एकदम अलग थलग। और ये नदी ने क्या किया कि ये जो नदी थी इसको कैप्चर कर लिया, ये कैप्टर रिवर कहलाती है। अभी तक ये जो नदी आ रही थी तो यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर गैप बन जाता है, WG, इसको हम लोग वाटर गैप कहते हैं। अब बताइए इसमें अगर समझ में ना आया फिर से समझाते हैं। ये सर मेन वाली नदी थी, हाँ ये मेन नदी है, ठीक, और एक मेन नदी ये है, इसका ढाल ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है और इसके जल का आयतन भी अधिक है। ये दूसरी नदी है
उससे थोड़ा कम कम है। है। इसका ढाल कम है, इसका जो ग्रेडियंट है वो जनरल ग्रेडियंट है, सामान्य जो है ढाल प्रवणता है इसकी, और इसकी जो है क्या तीव्र ढाल है, ये स्टीप ग्रेडियंट है। तो इसकी ढाल क्या है? तीव्र, और इसके जल का आयतन भी अधिक। अब ये नदी अपने पीछे भी, जैसे नदियाँ रहती तो पीछे को हेडवर्ड इरोजन भी करती रहती है। जैसे ये नदी यहाँ से निकल गई तो ये पीछे की तरफ भी खिसकती जाती है। तो ये जो है ऐसे पीछे खिसक रही थी, खिसकते खिसकते ये दोनों नदियाँ क्या हो गई? मिल गई। अब ये जब दोनों नदियाँ मिल गई तो इस नदी का वेग ज्यादा है, जल का आयतन ज्यादा है, ढाल ज्यादा है, तो उसने अब ये नदी तो इधर जाएगी नहीं क्योंकि ढाल इसमें ज्यादा है। तो अब इस नदी का जब यहाँ से दोनों मिल गई तो ये नदी भी कहाँ जाने लगी? इधर की तरफ प्रवाहित होने लगी। अब ये चूंकि इसकी सहायक नहीं, तो ये जो नदी आ रही थी अब ये यहीं से क्या होगी? टर्न हो गई। अब इसका ढाल इधर की तरफ बन गया और ये नदी अब आपस क्या हो गई? अलग हो गई, इसको मिसफिट हो गई, अब नदी नहीं रहेगी। इस नदी ने इस नदी का क्या किया? अधिग्रहण। लेकिन अधिग्रहण करने के लिए दो चीजें जरूरी कि उसका ढाल क्या होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए और उसके जल का आयतन अधिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे से पूछा गया था कि किसी नदी का अधिग्रहण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? तो एक तो अपहरण करने वाली नदी का, ठीक, रिवर कैप्चर, नदी का जो है जल का आयतन अधिक हो और उसका ढाल प्रवणता अधिक हो, ये दो चीजें। तो अब रिवर कैप्चर समझ गए? अब आगे जब ये लंबवत अपवर्तन करती है, ऐसे जैसे जल आ रहा है तो नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ जब जल गिर रहा है ये क्या हो गई? यहाँ पर मिसफिट। अब ये नदी नीचे की ओर गिरेगी, जैसे नीचे की ओर जाएगी, बड़े तेजी से जाती है, जैसे अब यहाँ से चलिए वैसे नीचे जा रही है। तो ढाल ही ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक, एकदम ऐसे ढाल आया, ये ऐसे ढाल आया, ठीक। तो अब ऐसे आ रही तो वी शेप बनी बनाती, वी आकार की। अब यही घाटी आती है और जैसे जैसे जल आता जाता है इधर, तो ये पीछे की तरफ क्या करता है? अपवर्तन करता जाता है। तो ये जो आपको तिरछे ढाल निकले तो क्या हो जाते हैं? खड़े ढाल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ये ऐसे है, नदी ऐसे आ रही है, तो ये जब नदी आ रही जल तो ये पीछे की तरफ भी इरोजन करती जाती है, अपवर्तन करती। तो ये जो खड़े ढाल है और ये जो आपको मतलब जो स्लोप दिखाई दे रहा है वो स्टीप स्लोप हो जाता है, ढाल अधिक हो जाता है। जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा वैसे वैसे पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर एकदम सीधा होगा। तो ये क्या बन जाएगा? इसको गाज और कन्यान कहते हैं। जब घाटी जो है चौड़ी हो जाती है और उसकी साइड्स जो होती है वो स्टीप हो जाती है, तो ऐसी स्थलाकृति को हम गाज और कन्यान कहते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ी, अब अचानक मान लीजिए जैसे ये है, अब अचानक जो पानी नीचे की ओर गिर रहा है, ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई राक्स आ गई, ऐसा कुछ हो गया जो एकदम नीचे पानी एकदम गिर रहा है, एकदम खड़े ढाल से, और पानी जो जल वो गिर रहा है वो अधिक मात्रा में भी गिर रहा है, यानी कि एकदम खड़े ढाल से प्रचुर मात्रा में जब जल नीचे गिरता है धीमी गति से, तो उसे क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं। अब जब नीचे गिरेगा तो नीचे क्या बनाएगा? छोटे छोटे छिद्र बनाएगा, यानी कि जो पार्ट है, वो जो स्थान है, उसमें छोटे छोटे होल बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। और वही छिद्र जब आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं तो उनको प्लंग पूल कहते हैं, और छोटे रहते हैं तो उनको पार्ट होल्स कहते हैं।
हाँ, इनको कोई गर्भ कहते, ध्यान नहीं आया, कुछ जल गर्तिका कहते हैं, क्या पाठ हो उसको जल गर्तिका कहते हैं। जल के द्वारा छोटे छोटे गर्ते बनाए जाते हैं। अब यही जब सीढ़ियों जैसे चलने लगता है पानी, ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि वो सीढ़ी जैसे उतर रहा है तो उसको कर्ट ट्रैक्स बोलते हैं। और आगे चल के छोटा ढाल हो, ऐसे जो रोलिंग प्लेस हो, लहरदार, तो उससे जो पानी गिरता है तो उसको रैकेट्स कहते हैं, छिपलिकाएं कहते हैं। ये तो जब गतिज ऊर्जा उसकी बहुत अधिक थी, यानी कि यहाँ पर कैसा वर्क हो रहा है, इरोजन का वर्क हो रहा है, अपरदन का वर्क हो रहा है, लंबवत अपरदन ज्यादा हो रहा है। अब जब ये मैदानी भाग में प्रेस की तो अभी लंबवत अपरदन तो हो रहा है, लेकिन लंबवत अपरदन की अपेक्षा क्या हो रहा है, लैटरल इरोजन ज्यादा हो रहा है। और साथ ही साथ अब चूंकि उसकी परिवहन क्षमता में कमी आ गई, ट्रांसपोर्टेशन कमी, तो जो उसके बड़े बड़े विखंडित सैल हैं वो उसको अब नहीं ले जा पा रही, तो उनको क्या करती है, एक स्थान पे जमा कर देती है। तो जैसे फूट हिल जोन होता है, यानी कि जो पर्वत पादी ये पठार है, अब पर्वत के एकदम नीचे आ गई जहां से पर्वत शुरू हुआ था, पर्वतीय भाग, जैसे हरिद्वार में आप चले जाए, अब मैदानी भाग हरिद्वार से शुरू हो गया गंगा नदी है, तो वहां पर ये जो अपने साथ लाए गए अवसाद उनको जमा करने लगती, जिनका वो परिवहन नहीं कर पाती, जिनका परिवहन वो नहीं कर पाती। अब इनसे जो है, इनको हम जलोढ़ पंख कहते हैं, क्योंकि जलोढ़ों के द्वारा बनता है और एक पंखे के आकार जैसा दिखता है, लेकिन जब ये मिलकर एक संप का रूप बना लेते हैं तो उसको एल्गोल कहते हैं, जलोढ़ संप। ठीक, अब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक, इसके पहले करीब जो होता है, जब शिवालिक जैसा क्षेत्र, पर्वतवादी क्षेत्र, इसके ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर ले आती है और उनका परिवहन चूंकि नहीं कर पाती हैं, लेकिन जल उनके नीचे से बहता रहता है, उसको हम लोग भावर क्षेत्र कहते हैं। हाँ, मतलब ऊपर से तो लगेगा कि जल नहीं बह रहा है, लेकिन जल अंदर बहता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को परिवहन कर नहीं पाती है, तो बड़े बड़े पत्थर उसी जगह छोड़ देती है और उसके नीचे से जल निकलता रहता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम भावर क्षेत्र कहते हैं। अब चूंकि मैदानी भागों में आए तो जैसे जैसे मिलेगा, तो ये क्या, जब ये बल खाते हुए नदी चलती है तो मियांडरिंग से बनता है, इसको हम मियांडर कहते हैं। इसमें पार्श्व अपरदन, यानी कि ये अपरदन ज्यादा होता है, ये पार्श्व अपरदन के कारण नदी की घाटी क्या होती है, अब जो लंबवत नहीं अपरदन हो रहा है, यानी कि नदी की घाटी गहरी नहीं हो रही है, नदी की घाटी चौड़ी हो रही है, नदी की घाटी चौड़ी हो रही है, तो ये मियांडर हो गई। अब जैसे मियांडर से चल रही है तो कहीं तक जल पहुंच गया और फिर इसकी दिशा क्या हो गई, बदल गई। जैसे कि यहाँ पर आए, थोड़ा से और आगे बढ़ गया तो यहाँ तक जल पहुंच गया, अब लेकिन कुछ समय पश्चात इसने अपनी दिशा ऐसे कर ली, तो ये जो जल भर गया तो यहाँ पर एक झील बन जाती है। इस झील का आकार कैसे है, जो घोड़े की जो पैर का आप देखते हैं, खुर, हाँ खुर, तो उसके आकार का, तो इससे गोकुल झील कहते हैं, या इसको चूंकि इसके द्वारा छोड़ दिया जाता है इसको छाणन झील भी कहते हैं। अब आगे चलकर जब नदी अपने साथ, नदी का वेग अभी जो है अपेक्षाकृत मान लीजिए यहाँ से अधिक है, तो ये अपने अधिक मात्रा में अवसादों को ले जाती है और किनारे किनारे पर इनको जमा करती जाती है। तो वो जैसे पहले जमा किया, फिर जमा किया, फिर जमा किया, तो ऐसे तटबंध बन जाते हैं, इसको नेचुरल लेवीज कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। फिर आगे चलकर जब इनका ढाल और कम हो गया तो इनका वेग और कम हो गया। अब जब बाढ़ आती है, अभी जैसे बाढ़ बरसात वगैरह में आएगी, डैम खोले जाते हैं, तो बाढ़ आती है तो ये अपने साथ अवसादों को लेकर जाती है। जैसे ये नदी है, अब मान लीजिए बाढ़ आई तो ये बड़ी तेजी से पानी यहाँ तक पहुँच गया, शाम को आपने देखा, लेकिन इसके बाद धीरे 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 पानी पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर आया, यहाँ करके फिर पहुँच गया। तो जब बड़ी तेजी से पानी जाता है तब उसका वेग अधिक रहता है, तो अपने साथ अवसादों को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन जब बाढ़ का पानी कम होता है तो वेग, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होता है, तो वो धीरे धीरे पीछे हटती है, तो उसका वेग कम होता है, तो
इस वजह से वो उनका परिवहन नहीं कर पाती, यानी कि उनको अवसादों को ले नहीं जा पाती, वहीं पर छोड़ देती। तो इसके अवसादों से जो मैदान निर्मित होते हैं वो बाढ़ के मैदान कहलाते हैं और विस्तृत मैदान कहलाते हैं। अब तो और आगे पहुंच गई, जहाँ पश्चिम बंगाल एकदम समुद्र से थोड़ी दूर रह गया है, यानी कि नदी अपने ग्रेडेड लेवल को के तक पहुंचने वाली है, जो ग्रेडेड लेवल है उस पर पहुंचने वाली है। आप इसको समझ में नहीं, एकदम छोटे छोटे जैसे जमीन में चल रही है, आप पानी गिरा दीजिए तो पानी को एक दिशा में नहीं जाते देखते हैं आप, जिस थोड़ा इधर बह गया थोड़ा इधर बह गया, बीच में सूखा पड़ा हुआ है, उसी तरह की कंडीशन है कि अब यहाँ पर पहुंचे, जहाँ थोड़ा सा ढाल दिखा वो भी पानी बह गया। तो ये कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं पानी गिर रहा है, इस तरीके से क्या है, गुम्फित रिवर बना देती है, तो ये गुम्फित नदी कहलाती है। अब आगे बढ़कर ये रिवर्स जो होती है तरीका जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है कई उसमें बढ़ जाती है। अब ये जाकर जो अपने साथ अवसादों को लेकर अब नदी के किनारे जाकर जो जहाँ पे गिरती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में गिरी गंगा नदी, वहाँ पर जाकर जो है जमा कर दी जाती है, यानी इसके आगे ये नहीं जा पाती है। तो वहाँ की देखिए एकदम सिल्ट जैसे कितनी ना, अभी आपने देखा हो एकदम छोटी छोटी रहती है, अब वहीं पे जमा कर देती है। इसका चूंकि आकार जो होता है वो डेल्टा के अनुसार है, तो इसको डेल्टा नाम दे दिया गया है। सबसे पहले डेल्टा का जो पता लगाया था हेरोडोटस ने लगाया था, वो भी मिस्र की जो नील नदी है उसी के नाम पे सबको डेल्टा। ठीक, अब कुछ पूछना आप पूछिए। हेरोडोटस ने लगाया था, आता नहीं है, हमने आपको बता दिया। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो आपने पढ़ा है वो चीजें आगे से पूछी जाती हैं, रटने वाली चीजें नहीं पूछी जाती हैं। हाँ बताएं, क्वेश्चन लिखवा दीजिए, क्या लिखवा जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ क्वेश्चन यही आए जो दरअसल इसके क्वेश्चन जो आते हैं तो मिलाने के लिए आते हैं, जब हमने आपको वायु के द्वारा भी पढ़ा दी और क्या कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा भी पढ़ा दें। इस तरीके से जब सब पढ़ा देंगे तब चारों पांचों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो नदी के द्वारा जैसे हमने आपको नदी में बताया था कि वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है, पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, अध्यारोपित नदी कौन सी है, ठीक, कौन सी नदी में से भिन्न है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा, बाकी सब मिलाने के लिए आता है, मिलाने के लिए आएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, पीस सेफ। हाँ, रिवर कैप्चर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कुछ पूछना हो तो पूछिए। ठीक, 10 मिनट हमारे पास समय है। आपके सर्वे जी आ गए हैं क्या? हाँ, बी सेफ वैली एक पूछता है कि बी सेफ वैली जो है किसके द्वारा निर्मित स्थल रूप है, बहते हुए जल के द्वारा, वायु के द्वारा, ठीक, इस तरीके से पूछते। उसमें मिलाने के लिए भी आता है, एक तरफ रहेगा आपका कि वायु के द्वारा, ठीक, भूमिगत जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा, और एक तरफ आपके ये सब दिए रहेंगे। बी सेफ वैली दिया रहेगा, सैंड ड्यून्स दिया रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर जैसे आपकी जो गुफाएं बनती हैं, जैसे आप चित्रकूट में जाते हैं देखने जाते हैं गुप्त गोदावरी में, तो वो जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, आगे इसके बाद और भी पढ़ाएंगे, जैसे कि वायु के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कोई भी आकर दे देते हैं, और भूमिगत जल के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे ब्लाइंड वैली बनती है भूमिगत जल से, कास्ट वैली बनती है, ब्लाइंड वैली बनती है, अंधी घाटी जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो एक चीज़ कोई उठा के उनका ले लिया, एक चीज़ का ले लिया, इस तरीके से पूछते हैं। ये हमारे नहीं, यू आकार की घाटी जब आप पढ़ेंगे ग्लेशियर तो होगा। हाँ, जैसे यहाँ पे पी आकार की घाटी पढ़ते हैं, वैसे जब हिमानी आप पढ़ेंगे बताएंगे तो वो यू आकार की घाटी बता दी, वो यू शेप वैली बनाती है। तो इस तरीके से जब आप सारे पढ़ लेंगे किन के द्वारा, भी 3 और पढ़ने हैं आपको। एक कास्ट टोपोग्राफी जो अंडरग्राउंड वाटर से बनती है, भूमिगत जल भी हमारा होता रहता है, तो उससे बहुत सारे चीज़ बनते हैं।
रंध्र होल बनता है, फिलर्स बनते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। और वायु के द्वारा है तो सी वेव्स के द्वारा भी, समुद्री लहरों के द्वारा भी, लेकिन हम जो 4 मेन है वो आपको बताएंगे। और कुछ बस एनर्जी वगैरह तरीका है। हाँ, एनर्जी वाला एक क्वेश्चन होता है कि सबसे अधिक ऊर्जा जो है किस अवस्था में है। तो सबसे अधिक गति ऊर्जा आप जानते हैं यंग स्टेट में रहेगी, जी सर। और एंट्रोपी यानी कि डिस्टर्बेंस सबसे कम रहता है, क्योंकि वो सीधा लंबवत अपवर्तन करते हुए चली आती है। तो डिस्टर्बेंस सबसे यहाँ पे रहता है। अब इसको पता नहीं है कि अब वो किधर जा रहा है। जी सर। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम एंट्रोपी यहाँ साम्य अवस्था रहती है, यानी कि जितनी इसकी गतिज ऊर्जा है उसी हिसाब से उसका वर्क हो रहा है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज्यादा है, उसके पास क्षमता ज्यादा है, लेकिन काम कम हो रहा है। यहाँ पर काम ज्यादा हो रहा है लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं, उसके पास उतनी नहीं कि वो उस काम को सही ढंग से कर सके, इसलिए डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। बस फिर जी सर। छोड़ दें आपको।